Namaskar, Adab, Sasriyakal, Vadakkam, Pranam, and hello. This is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. Today we are going to start a new topic, and that topic is scalar and vectors. तो ये वीडियो उन सारे बच्चों को बेनिफिट करेगा जो 11th में है या फिर 9th में हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप अपने बेसिक्स को अप टू सर्टेन एक्सटेंड उसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बेनिफिट करेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोली जाती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मींस वी आर ओनली कंसर्न विद न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज किसे बोलती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो सारे फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कैटेगराइजेशन आपको ऑलरेडी दिया है कि स्केलर क्वांटिटी में ये सारे एग्जांपल जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चाहे डिस्टेंस हो, स्पीड हो, मास हो, टाइम हो, एनर्जी हो, या फिर प्रेशर हो, या फिर इलेक्ट्रिक करंट हो। ठीक है, सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। यू मस्ट बी आस्किंग योर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट को क्यों स्केलर क्वांटिटी में इंक्लूड किया है, बट इसका आंसर आपको आने वाले स्लाइड्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसा ही टोल्ड यू कि इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, वेट हो। वेट क्या होती है? वेट मींस इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट लोकेशन में जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो वेट इज इटसेल्फ अ डिफरेंट क्वांटिटी। मोमेंटम अगेन इट इज डिपेंड्स ऑन which factor? It is depends on the magnitude and direction both. तो मोमेंटम भी इसका एग्जांपल हो गया। अब चाहे आप फोर्स को ऐड करना है तो फोर्स भी इसका एग्जांपल हो जाएगी, राइट। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्योंकि हमें इतना अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को कैटेगराइज कैसे करनी है, अब ये समझना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे की जाती है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है? वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ एरो। तो यहाँ पे ये जो तीन एरो दिख रहे हैं ना बेटा, दिस आर दी वेक्टर्स, राइट। अब लेंथ ऑफ एरो विल बी इंडिकेटिंग कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है। सो फॉर एग्जांपल लाइक फोर्स, एज आई टोल्ड यू, फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैंने फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन लिखा या फिर 5 न्यूटन लिया या फिर 2 न्यूटन लिया, तो इसमें से कौन सा वेक्टर इज रिजेंबलिंग फॉर अ 2 न्यूटन? आई विल से दिस विल बी योर 2 न्यूटन, दिस विल बी योर 5 न्यूटन, this will be your 3 Newton। ठीक है ना, so length of the vector is indicating the magnitude of the vector कि भाई उस पर्टिकुलर वेक्टर जैसे फोर्स की वैल्यू कितना है वो लेंथ रिप्रेजेंट करेगा। और कौन से डायरेक्शन में ये वेक्टर मूव कर रहा है ना, मतलब कौन से कौन से डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है वो इनडायरेक्टली आपको डायरेक्शन ही बताएगा, मतलब कौन से वे में मूव कर रहा है, दैट विल बी योर डायरेक्शन। क्लियर? अब देखो, ये जो वेक्टर आपको दिख रहे हैं ना, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हेड, राइट। हेड बोलो या फिर टिप बोलो, दोनों में से कोई भी चलेगा। और ये जो बैक साइड का जो बोला जाता है, एरो ऑफ बैक साइड, दैट इज कॉल्ड टेल, राइट, दैट इज कॉल्ड टेल। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे यहाँ पे मैंने एफ और ऊपर एरो डाला, ठीक है ना। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ले लो, जैसे मान लो ए is a letter A is a physical quantity. This is my physical quantity। तो अब इसे मुझे डायरेक्शन अटैच करना है ना, जैसे वेलोसिटी हुआ या फिर फोर्स मैंने यहाँ पे बताया, मोमेंटम हो गया। तो with the help of arrow on the head of letter, that will be your vector quantity। ठीक है ना, कोई भी लेटर के ऊपर अगर एरो साइन दिख जाती है तो वो क्या होगा हमारा? दिस एंटायर थिंग विल बी योर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करो या तो फिर बोल्ड लेटर में बोल्ड कर दो उस लेटर को। सो फॉर एग्जांपल लाइक इफ आई एम होल्डिंग इट, दैट विल बी आर वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो ये ध्यान रखना है। अब वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन आई होप ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसका जो हेड है वो कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और सिंबॉलिक नोटेशन भी हमने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ कन्वेंशंस है, जैसे मान लो कि ये मैंने वेक्टर मैंने 4 डायरेक्शन में मैंने बना दिया। सो लेफ्ट साइड, राइट साइड will be your east direction, this will be your north direction, this will be your west direction, and this will be your south direction। बेसिकली हम डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन में यही करते हैं, है ना।
और उसी तरीके से ये वाला अगर मैं बोलूँ ये वाला एरो, ये वाला एरो, ये वाला एरो, ये वाला एरो, तो क्या करोगे? दिस विल बी योर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, दिस विल बी योर साउथ ऑफ वेस्ट, दिस विल बी योर साउथ ऑफ वेस्ट, दिस विल बी योर नॉर्थ ऑफ वेस्ट। आर यू क्लियर? उसके बाद नॉर्मली जैसे पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में अगर मान लो कि इस पॉइंट पे अगर एक पार्टिकल है इधर मूव कर रहा है, तो कैसे हम उसका डायरेक्शन बता सकते हैं? या तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है, या फिर बैकवर्ड मूव कर रहा है, या फिर राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो दिस आर द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। बियरिंग ऑन द अदर हैंड, बियरिंग और एंगल भी एक तरीके से वे है हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे दिया है नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट। सो फॉर एग्जांपल लाइक जो बियरिंग होती है ना, तो बियरिंग हम क्या करते हैं? बियरिंग हमेशा हम नॉर्थ डायरेक्शन पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं। सो पार्टिकल अगर यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है बाय मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, तो बियरिंग क्या हुआ? 30 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, एंड लेट्स से ये इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो विल बी राइटिंग नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं कुछ अदर वे है हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने थोड़ी बहुत फाउंडेशन मैंने बिल्ड करवा दी कि वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद हमने उसके रिप्रेजेंटेशन को देखा, और डायरेक्शन कैसे कैसे हमने बताई जाती है वो हमने समझ लिया। ठीक है ना? अब नेक्स्ट स्टेप है कि वेक्टर को ऐड कैसे की जाती है ना? ऐड कैसे करना है? तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए तरीका है टिप टू टेल मेथड और हेड टू टेल मेथड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, एंड दिस इज योर टेल, दिस इज योर टेल एंड दिस इज योर हेड, राइट? फिर से मैंने एक दूसरा वेक्टर बनाया। अब ये है ना, एक सीक्वेंस में सेम रिपीट कर रहा हूँ। लेट्स से दिस इज योर वेक्टर बी। अगेन ए का जो हेड है दैट विल बी क्लब विद द टेल ऑफ बी। फिर हमारे पास एक हेड आएगा। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मेरा बनेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल होगा वो प्रीवियस वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, और हेड होगा वो सक्सेसिव वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा। अब जहां पे दो हेड और दो टेल कोइंसाइड कर रहे हैं, दिस विल बी माय रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना? तो अब रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट वेक्टर मतलब टोटल वेक्टर, फाइनल वेक्टर। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट विल बी ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। याद रखना क्या करना है हमें? tail of one vector and head of another vector should be clubbed with the final vector। तो यहाँ पे दोनों का head और दोनों का tail जहाँ पे भी merge हो रहा है, that will be your resultant vector। याद रखना, है ना? अगर ऐसा मत करना कि सपोज एक वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ पे जा रहा है। लेट्स से हमने सोचा यहाँ से ये दोनों मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना? दिस विल बी माई हेड, दिस इज योर टेल। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यू माइट बी थिंकिंग यहाँ पे तो दोनों टेल ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हेड और टेल दोनों ज्वाइन हो रहा है। सो दिस इफ यू आर थिंकिंग दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, सो आप गलत हो। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर इस केस में कौन सा होगा? देखो दोनों टेल कहाँ पे मर्ज हो रहे हैं? यहाँ पे टेल मर्ज हो रहा है, और यहाँ पे दोनों हेड मर्ज हो रहे हैं। दैट मीन्स दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमेशा याद रखना रिजल्टेंट वेक्टर का जो आइडेंटिफिकेशन वाला जो पार्ट है ना, वो क्या होना चाहिए? दोनों हेड मर्ज होनी चाहिए और दोनों टेल मर्ज होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब देखो, सपोज मेरे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हो, मल्टीपल वेक्टर्स हो, ठीक है ना? तो मल्टीपल वेक्टर्स में हम क्या करेंगे? मल्टीपल वेक्टर्स में कैसे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड की जाती है वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से आई हैव दिस वेक्टर, आई हैव अनदर वेक्टर, आई हैव अनदर वेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये हो गया आर, लेट्स से दिस इज माय ए, दिस इज माय बी एंड दिस इज माय सी। ठीक है ना? तीन वेक्टर हो गए। अब तीन वेक्टर में एक और वेक्टर में यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने वेक्टर ज्वाइन कर दिया। अब सबसे पहले देखो, क्या ये दोनों वेक्टर का हेड और दोनों टेल ज्वाइन हो रहे हैं? दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर का रूल क्या कहता है? इट विल बी एडिशन ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर in this case it will be r is equal to a plus b plus c। क्लियर? चलो अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक वेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है? एक वेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है, एक वेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है।
और लेट्स से एक वेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज माय वेक्टर, लेट मी लेबल इट, कुछ भी लेबल लेबल कर सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंडिविजुअली फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स से कि मेरा इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर को हेड और टेल मर्ज करते हैं। तो लेट्स से मैंने रिजल्टेंट वेक्टर मैंने यहाँ पे बनाया, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे बनाया, दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। बट अगेन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हेड और टेल तो मर्ज नहीं हो रहा, तो क्या करें, तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी दिख रहा है इसको एक्सटेंड करके मैं क्या करूंगा कि लेट्स से यहाँ का जो लेंथ है वो सेम लेंथ यहाँ पे भी होगा, है ना। दिस इज योर डी ओनली, मतलब ये जो लेंथ और डायरेक्शन है ये यहाँ पे भी लेंथ और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम है, मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे दोनों हेड मर्ज हो गए, यहाँ पे दोनों टेल मर्ज हो गए, तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी सी प्लस डी। तो चलो यहाँ पर हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी सी प्लस डी, है ना, मोर देन टू वेक्टर्स वी आर एडिंग। अब देखो, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये दोनों वेक्टर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों वेक्टर को यूज करके हमने फाइनल वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे पॉइंट किया है, जो रेड वाला वेक्टर मैंने बनाया वही वाला फाइनल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे हमारा बी वाला वेक्टर, है ना, और ए वाला वेक्टर, राइट, बी वाला वेक्टर और ए वाला वेक्टर। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वेक्टर्स पे फोकस करूंगा। तो one vector is going downward like this, right, one vector is going upward like this and another vector is going like this, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, दो हेड और दो टेल हमें मर्ज करना है, क्या करना है, दो हेड और दोनों टेल हमें मर्ज करना है। तो देखो पहले लेबलिंग कर देता हूँ, दिस इज आर, दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है जहां पे हम लोग दो हेड और दो टेल को मर्ज कर सके, क्या आपको कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है बेटा। देखो यहाँ पे तीनों के तीनों टेल ज्वाइन हो चुके हैं, यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अगर कहीं मैं ये वाला जो ए वेक्टर दिख रहा है बेटा, अगर ए वेक्टर को निकाल के मैं यहाँ पे रख दूं, अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो ए वेक्टर जो दिख रहा है इसका जो लेंथ है एग्जैक्ट वही लेंथ का वेक्टर मैं यहाँ पे रख दूं, तो क्या होगा, चलो ध्यान से देखें। सो दिस विल बी ऑल्सो योर ए वेक्टर ओनली, और दोनों का लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। तो अब यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे देखो दो हेड यहाँ पे बन रहे हैं और दो टेल यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी वाले केस में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, सेकेंडरी वाले केस में हमारा रिजल्टेंट होगा बी। सो इस केस में बी विल बी इक्वल टू ए प्लस आर, आर यू गेटिंग इट। सो इस तरीके से आपको रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया कि दिस विल बी द अप्रोच फॉर एडिंग अ वेक्टर मोर देन टू। अगर मल्टीपल वेक्टर्स होंगे तो उनका अप्रोच ये होना चाहिए। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वेक्टर फिक्स अगल बगल में ही होना चाहिए, अगर आप चाहो तो वेक्टर को एक्सटेंड भी कर सकते हो, है ना, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने किया है ना, वेक्टर को मैंने सिमेट्रिसिटी से वेक्टर को दूसरे साइड में भी बनाया, देखा डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेंथ भी सेम है, तो इस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट वेक्टर बनाया वो प्रीवियस वाले वेक्टर के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अब आई होप मैंने जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो फाउंडेशन है वो थोड़ा बहुत मैंने ठीक कर दिया। अब जो थर्ड स्टेप जो अब हम समझने वाले हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो वेक्टर का ऑर्डर मतलब नहीं पड़ता है, अब चाहे वो a प्लस बी हो या फिर b प्लस ए आप करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर डाउनवर्ड में रखा, फिर दूसरे डायरेक्शन में भी डाउनवर्ड रखा, तो है ना, तो कैसे भी वेक्टर को आप एडजस्ट कर सकते हो, दैट विल बी फाइन, है ना। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएट, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, मैंने तीन वेक्टर को ऐड करना है, अगेन एरो बनाना मत भूलना, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। तो ऑर्डर डजेंट मैटर इन दिस केस, अब नॉर्मली आप वेक्टर को ऐड कर सकते हो। अब रही बात इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट में मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ यू मे हैव अ क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी में क्यों नहीं ऐड करते, हम स्केलर क्वांटिटी में क्यों ऐड करते हैं। तो याद रखो कि अगर मैंने बोल दिया कि कोई भी क्वांटिटी अगर फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड हो रही है, तो इसका मतलब
वो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो नॉर्मल जो रूल होती है, देखो स्केलर क्वांटिटी जैसे जिसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, तो आप जैसे मान लो कि डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 मीटर प्लस 5 मीटर कितना होता है, 7 मीटर। सो दिस इज अ स्केलर एडिशन, नॉर्मल एडिशन होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है, तो वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड स्केलर एडिशन। उसी तरीके से जिसकी डायरेक्शन होती है ना, उनमें एक नया एडिशन आ गया, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। तो ये जो ऊपर हमने जो किया है ना, ये सारे फॉर्मेट्स, दिस आर द पार्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है जो आप बोल रहे हो कि वो वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड हो रही है, और इंक्लूड होने के बाद अगर वो वेक्टर एडिशन रूल फॉलो कर रहा है, जो यहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ पे जो हमने सीखा हुआ है, अगर वो फॉलो कर रहा है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक करंट को आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो रूल मैंने सिखाया, तीन वेक्टर के साथ जो आप एडिशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइंगल रूल, है ना। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइंगल रूल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि पैरेललोग्राम होती क्या है, एज इफ नॉट ज्योमेट्री, बट किस तरीके से पैरेललोग्राम को यूज करके हम वेक्टर एडिशन रूल को मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करना है, वो इस रूल से हम समझेंगे। सो आई होप आज का जो इंटेंशन था कि स्केलर वेक्टर क्या होती है, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और स्पेसिफिकली ये जो पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वेक्टर एडिशन रूल कैसे करते हैं, चाहे वो दो वेक्टर हो या फिर तीन वेक्टर हो या फिर मल्टीपल वेक्टर्स हो, उसमें वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं वो भी बात क्लियर हो गया होगा। और मेन प्रॉपर्टी, मेन चीज ये भी समझ में आई होगी कि क्यों हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।